एबीजी में एसिड बेस बैलेंस हमेशा से कंफ्यूज करता है। हमेशा जिस तरीके से हम पढ़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, और अगर पीएच की डायरेक्शन और CO2 की डायरेक्शन सेम है तो ये होगा और ऐसा होगा वैसा होगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, जब सामने एबीजी आती है तो कुछ समझ में नहीं आता। आज मेरे तरीके से कुछ 15 मिनट पढ़ाऊंगा, अगर समझ में आए तो आगे बात करेंगे। पहले एग्जाम्पल के लिए एक एबीजी दिखाता हूँ। इसमें सारी वैल्यूज नॉर्मल दिख रही हैं। इसकी पीएच 7.40 है, PCO2 40 है, बाइकार्बोनेट 24 है। अब अगर मान लो थ्योरेटिकली अगर मैं इसकी PCO2 भी डबल कर दूं और बाइकार्ब भी डबल कर दूं तो क्या होगा? फंस गए? अगर PCO2 डबल करता तो आपको पता था कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता, अगर बाइकार्ब डबल करता तो आपको पता था कि मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस होता। लेकिन दोनों डबल हो जाए तो क्या होगा? क्या बढ़ेगी कि घटेगी कि सेम रहेगी कि पता नहीं। आज हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। दो तरह की लर्निंग होती है, दो तरह की पढ़ाई होती है। एक होती है फैक्ट बेस्ड और एक होती है कंसेप्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड लर्निंग वो होती है जो आपने आज तक की है, जिसमें कि एक टीचर पूरी किताब को PPT पे लिख के ले आता है और पढ़ के सुनाता जाता है और सोचता है कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक और लर्निंग होती है जिसको हम कहते हैं कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग। फैक्ट बेस्ड लर्निंग क्या है कि ये होगा तो ये होगा, पीएच है तो अल्कलॉसिस है, ये तो पता है सबको, किताब में भी लिखा है, तुम भी वही पढ़ के सुना रहे हो, तो तुमने बदला क्या? कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग वो होती है जब आप किसी चीज को समझाओ और व्यक्ति को समझ में आ जाए। मैं भी कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ में आए तो कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताना। तो ट्रेडिशनली हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि pH इज इक्वल्स टू 6.1 लॉग बाइकार्ब, ये वो सिंप्लीफाई करके बोले यदि हम, तो पढ़े लिखे लोगों का तरीका ये है, पर सिंप्लीफाइड वे ये है कि अगर बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पीएच घटेगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। CO2 एसिडिक है, बाइकार्ब अल्कलाइन है, बाइकार्ब बढ़ा पीएच बढ़ी, अल्कलोसिस हुआ, CO2 बढ़ी पीएच घटी, एसिडोसिस हुआ। ये सबको समझ में आया। इसको हम कंसेप्ट से कैसे समझेंगे वो समझाता हूं। तो दो शब्द होते हैं, एक होता है ओसिस और एक होता है ईमिया। एसिडोसिस, एसिडीमिया, अल्कलोसिस, अल्कलीमिया। ये क्या फर्क होता है ये समझाऊंगा। समझो, ऐसा समझो कि बॉडी के भीतर एक रस्साकशी चल रही है, टग ऑफ वॉर चल रहा है। दोनों साइड बराबर बराबर के फोर्सेस हैं जो पीएच को एक दिशा में खींचने में लगे हुए हैं। एक तरफ एसिडिक फोर्सेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड चाह रही है कि पीएच को कम कर दे, एसिडोसिस कर दे। दूसरी तरफ बाइकार्बोनेट उसको करने नहीं दे रहा, वो उसको दूसरी तरफ खींच रहा है, और इसके कारण पीएच बीच में है। न पिंक कलर की एसिडिक है, न ब्लू कलर की अल्कलाइन है। लिटमस पेपर के कलर याद है ना, ब्लू अल्कलाइन और रेड इज एसिडिक। तो ये बराबर बराबर की खींचतान चल रही है, और चूंकि दोनों साइड की फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए पीएच न्यूट्रल बनी हुई है 7.35 से 7.45 के बीच में। लेकिन क्या हो अगर ये फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाएं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमारा पेशेंट है, उसको किसी ने सर में डंडा मार दिया, वो बेहोश हो गया, अब वो ठीक से ब्रीद नहीं कर रहा, उसकी CO2 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उसकी CO2 बढ़ेगी तो फोर्सेस में इस तरफ पहलवान ज्यादा हो गए और इस तरफ के पहलवान कम नहीं हुए, लेकिन इसके मुकाबले कम हो गए, प्रोपोर्शनेटली लेस हो गए। बाइकार्बोनेट अपने आप कम नहीं हुआ है, बाइकार्बोनेट उतना का उतना है, लेकिन CO2 के मुकाबले कम पड़ रहा है। कम है नहीं, कम पड़ रहा है, प्रोपोर्शनेटली लेस है। तो ये CO2 इस पीएच को अपनी साइड खींच लेगी और हो जाएगा एसिडोसिस। रेट बड़ा हो गया, और ये एसिडोसिस कौन सा होगा? ये एसिडोसिस होगा रेस्पिरेटरी। व्हाई रेस्पिरेटरी? बिकॉज इट इज अकरिंग बिकॉज ऑफ CO2। ठीक है, फिर से समझो, दोनों फोर्सेस बराबर थी, अचानक यहां पे CO2 बढ़ गई, CO2 बढ़ गई तो इस साइड की फोर्सेस बढ़ गई, इधर के पहलवान बढ़ गए, उन्होंने पीएच को अपनी दिशा में खींच लिया, ज्यादा हिस्सा रेड हो गया, एसिडोसिस हुआ। रेस्पिरेटरी क्यों? क्योंकि CO2 के कारण हुआ। अब अगर इसका उल्टा होता, मान लो कि सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक 2 CO2 कम हो गई। कैसे कम हो गई? आपके पेशेंट को एंजाइटी हो गई, उसने हाइपर वेंटिलेट करना शुरू किया और CO2 वॉश करके कम कर दी। अब उसकी CO2 हो गई है कम, तो CO2 कम है और बाइकार्बोनेट बढ़ नहीं गए,
बाइकार्बोनेट उतने के उतने हैं लेकिन अब प्रोपोर्शनेटली ज्यादा है, तो ये पीएच को अपनी तरफ खींचेंगे, पीएच अल्कलाइन हो जाएगी। लेकिन ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है, एसिडोसिस अब भी है, रेस्पिरेटरी है, क्योंकि इसका गुनहगार कॉज इज CO2 एंड नॉट बाइकार्बोनेट। तो ये एल्कलॉसिस हुआ, लेकिन रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस हुआ क्योंकि CO2 के कम हो जाने के कारण हुआ। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हुआ था? CO2 के बढ़ जाने के कारण। फिर से एक और खेल समझते हैं। सब कुछ वैसा का वैसा था, बराबर बराबर की फोर्सेस थी, लेकिन अचानक किडनी ने बाइकार्बोनेट इकट्ठे करने शुरू कर दिए, बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन रोक लिया, पेशेंट को डायलिसिस हो गया, कुछ भी हुआ, उसके कारण बाइकार्बोनेट बढ़ गए। वो बाइकार्बोनेट अब पीएच को अपनी दिशा में खींचेंगे, उसके कारण एल्कलॉसिस होगा, ज्यादा हिस्सा ब्लू हो जाएगा। और वो एल्कलॉसिस क्यों है? वो एल्कलॉसिस मेटाबॉलिक है। वाई मेटाबॉलिक? क्योंकि हो रहा है बाइकार्बोनेट के कारण। पिछली बार CO2 के कम होने से एल्कलॉसिस हुआ था, इस बार का एल्कलॉसिस बाइकार्बोनेट के कारण है, ये मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस है। CO2 उतनी की उतनी है लेकिन प्रोपोर्शनेटली लेस है, उतनी ही है लेकिन प्रोपोर्शनेटली कम है, मुकाबले में कम है। इस साइड पहलवान ज्यादा हो गए, तो ये क्या है? मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट इंक्रीज्ड। इसी का उल्टा, जो सबसे कॉमन, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, दैट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों होता है? कि बॉडी में बाइकार्बोनेट सडनली कम हो जाते हैं। बाइकार्बोनेट के कम होने के दो कारण होते हैं। एक तो ये कि बॉडी प्राइमरीली बाइकार्बोनेट को लूज करना शुरू कर दे, किडनी से या GI ट्रैक्ट से बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन बढ़ जाए, बाइकार्बोनेट लॉस हो जाए, तो उससे एसिडोसिस होगा। डायरिया वाले को होता है और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वाले को होता है। बाइकार्बोनेट का लॉस एक और कारण से होता है कि बाहर से कोई एसिड कूद जाए और उससे फाइट करने में बाइकार्बोनेट शहीद हो जाए, तो भी एसिडोसिस होता है। दोनों केस में बाइकार्बोनेट कम होते हैं। बाइकार्ब यदि कम हुआ तो CO2 नॉर्मल रहते हुए भी बाइकार्बोनेट से तो ज्यादा हो गई, तो वो पीएच को अपनी दिशा में खींच लेगी, ज्यादा हिस्सा गुलाबी हो जाएगा और एसिडोसिस हो जाएगा। और ये एसिडोसिस इस बार बाइकार्बोनेट के कम होने के कारण हुआ है, इसलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अब इसका खेल खेल के देखते हैं, एक बार जल्दी जल्दी जो हमने देखा है उसको एग्जांपल्स में समझते हैं कि यहां क्या हुआ। CO2 बढ़ गई, और CO2 बढ़ी तो उसने पीएच को अपनी दिशा में खींच लिया, पीएच कम हो गई, बाइकार्बोनेट उतने के उतने रह गए, तो ये क्या हुआ? एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों? क्योंकि CO2 बढ़ा है और CO2 बढ़ने के कारण पीएच कम हुआ है। CO2 बढ़ी है इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। प्राइमरी है, कंपनसेशन की बात बाद में कभी करेंगे। इसी तरह से यहां पीएच बढ़ी है, क्यों बढ़ी? क्योंकि CO2 कम हो गई इसलिए पीएच बढ़ी। यहां ये अल्कलॉसिस है और CO2 के कारण हो रहा है, इसलिए रेस्पिरेटरी अल्कलॉसिस है। सिमिलरली पीएच कम है, PCO2 नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट के कम होने के कारण हो रहा है, इसलिए ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और सिमिलरली मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस है क्योंकि बाइकार्बोनेट बढ़ गए हैं। अब उसी प्रश्न पे आते हैं जो हमने पहले पढ़ा था कि अगर सब कुछ नॉर्मल है और सडनली बाइकार्ब और CO2 दोनों बढ़ जाएं, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा, बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। थ्योरेटिकली आर्ग्यूमेंट के सेक के लिए यदि हम मान लें कि दोनों बढ़ जाएं, तो हमारे चित्र में क्या होगा? हमारे चित्र में इधर भी दो पहलवान जुड़ जाएंगे और उधर भी दो पहलवान जुड़ जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली दोनों साइड की फोर्सेस बराबर हैं, तो उसकी पीएच वैसी ही रहेगी, न्यूट्रल ही रहेगी। इसी तरह के सिद्धांतों के साथ मैंने अपना एक ABG का पूरा कोर्स बनाया है, जिसमें मैंने करीब 7-8 घंटे के कंटेंट में ABG को कंसेप्ट बेस्ड सिस्टम्स से सिखाया है। मैंने फॉर्मूले रटवाने की कोशिश नहीं की है, मैंने लॉजिक समझाने की कोशिश की है, और कोशिश किया है कि उस 7-8 घंटे को पढ़ के आप ABG समझने लग जाओ, बजाय रटने के कि विंटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो 1.5 इंटू बाइकार्ब +-8 +-2, पता नहीं क्या होता है, जो भी होता है। तो वैसा नहीं करके सिस्टमैटिकली समझाया है, लॉजिक वाइज समझाया है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक नीचे दे रखा है, उसको आप देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फिर कभी पढ़ेंगे।